लगभग 1960 तक या 70 के दशक तक कि पूरे देश में जो चीनी उत्पादन होता था उसका 35% से लेकर के 40% तक बिहार से। बिल्कुल ठीक है। चीनी का हब हुआ। बाद के दिनों में शिफ्ट हो गया, महाराष्ट्र चला गया। महाराष्ट्र अभी शुगर लादी ज्यादा मजबूत है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ भी जो भी शुगर फैक्ट्रियाँ हैं उसको निश्चित रूप से चालू होनी चाहिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। नमस्कार, ATL लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक नई डिबेट, नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, इस चर्चा में भाग ले रहे हैं सिवान की सांसद विजयलक्ष्मी जी के पति रमेश कुशवाहा। हालांकि रमेश कुशवाहा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिवान की राजनीति के पुराने चेहरे हैं। कई बार वो विधायक रह चुके हैं। तो आज रमेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि सिवान के लोगों में एक बड़ी अपेक्षा थी कि नए जब सांसद विजयलक्ष्मी जी चुनी गई तो उनके साथ बहुत सारे विकास के कामों की अपेक्षा थी। तो हम आज रमेश सिंह जी से बात करेंगे, ये बताएंगे कि सिवान के विकास को लेकर के क्या विजन है, क्या तैयारी है और क्या क्या चल रहा है। ये सारी जानकारी आज हम रमेश जी से लेंगे। रमेश जी, क्या चल रहा है सिवान के लोगों को बड़ी अपेक्षा थी, है भी अभी तो चूंकि अभी 1 साल के आसपास हुआ है। क्या कुछ विकास के काम हो रहे हैं या होने वाले हैं जो सिवान के लोग जानना जरूरी है? चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सिर्फ सिवान ही नहीं, हर जगह मतलब कि विकास की आकांक्षा बढ़ी। लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे जिले में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जी और जनता, किसी भी जनप्रतिनिधि चाहे वो जिस दल का हो, उसे यही उम्मीद रहती। अगर सिवान की जनता को भी माननीय सांसद से उम्मीद है तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। देखिए, पिछले चुनाव में लोग, तमाम पत्रकार, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले हों, यूट्यूबर हों या प्रिंट मीडिया वाले, सब एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि भाई सिसवन ओवरब्रिज का आरोपी बहुत बड़ा मसला था। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया और मैं आम तौर से अमूमन
कोई वादा करता भी नहीं। चुपचाप हम नीतीश जी के पार्टी के हैं। तो नीतीश जी भी देखिएगा प्रचार मंत्री नहीं, वो काम करने में विश्वास करते हैं। उसी तरह हम लोग भी धीरे धीरे काम करते हैं। चुनाव जीतने के बाद जैसे ही प्रतिनिधित्व मेरे हाथों में आया, माननीय सांसद विजयलक्ष्मी देवी जी जीती, तो मैंने मन में ठान लिया इस आरोपी को हम मंजूर जरूर कराएं। चुनाव जीतने के बाद हम दिल्ली गए और 2 बार रेल मंत्री भी शामिल, माननीय सांसद मूर्ति और एक बार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने। जब हम लोग उस बार रेल मंत्री से मिले तो रेल मंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह में हम इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिलवा दें। जो भी डिटेल्स मेरे पास दस्तावेज थे, कागजात थे, मैंने उनको सुपुर्द किया। उस पर उन्होंने संज्ञान लिया और ठीक 1 सप्ताह के अंदर ही उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। और मैं जब वहाँ से आया तो उनके प्रशासनिक स्वीकृति वाले लेटर को मीडिया के सामने मैंने रखा। उसके बाद हम फिर वहाँ से आने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी मिले। हम और सांसद दोनों आदमी। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि जो बिहार का जो इसमें हिस्सा है CRF 50%, उसको आप रिलीज करा दें। तुरंत मेरे ही सामने उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी संबंधित विभाग को फोन किया और फंड भी रिलीज हो गया। तब जो टेंडर की जो प्रक्रिया होती है उसमें हो गया, थोड़ा सा वक्त लगता है, उसमें 2-3 महीने का वक्त लगा। अब तो टेंडर भी हो गया। वो देखिए एक मिला है JKJNV कंस्ट्रक्शन को, वो टेंडर हो गया है, उसका टेक्निकल भी खुल गया है, फाइनेंशियल भी खुल गया है और JKJNV कंस्ट्रक्शन को मिल गया। अभी वर्क ऑर्डर मिला है, वर्क ऑर्डर मिलने में 2-4 दिन लगता है। अब लगता है कि शुरुआत हो जाएगी। जी। तो एक तरह से वो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों के अंदर 1-2-3 महीना लग सकता है, माने अधिकतम नवंबर तक इसमें काम शुरू हो जाना चाहिए। तो बेहद खुशी है मुझे कि भाई आप तमाम लोगों के सहयोग से ये काम पूरा हुआ। इसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधि कह रहे हैं भाई हमने किया, चलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। वो भी प्रयास किए होंगे, है ना, इसके लिए उनको भी मुबारकबाद मेरी ओर से, क्योंकि यह मामला मेरा व्यक्तिगत नहीं है, तो सिवान के लाखों लाख लोगों से जुड़ा मामला था। जब और बड़ी परेशानी होती थी वहाँ पे, घंटों रेलवे ढाला जो है बंद हो जाता था, स्कूल के बच्चे घंटों फंस जाते थे और रोते थे बेचारे। कोई रास्ता नहीं था दूसरा कि वो अपने घर जा सके। मरीजों का एम्बुलेंस हम लोगों ने भी देखा, आपने भी देखा होगा सर, कि वहाँ पे मरीज को तुरंत हॉस्पिटल की जरूरत होती है, लेकिन जब ढाला बंद होता है तो सारे बुद्धि फेल हो जाते हैं और वहाँ कई लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन चलिए आप सबके प्रयास से अगर ये समस्या का निदान हो गया तो ये वाकई सीवान के लिए बड़ी खुशखबरी है। सर कुछ और बातें हैं, जैसे कि केंद्र में भी आप ही की सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है, यहाँ बीजेपी जदयू की सरकार, बीजेपी और जदयू दोनों की सरकार है। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि सीवान रेलवे स्टेशन कभी इस पूरे इलाके का, चाहे वो छपरा हो, सीवान हो, गोरखपुर से लेकर के छपरा तक के बीच में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन हुआ करता था। सारी गाड़ियाँ इधर से जाती थी, लोग मोतिहारी से और बेतिया से यहाँ आते थे। लेकिन सर आज ये कहना पड़ रहा है कि 2 गाड़ियों को छोड़ दीजिए, मुख्य गाड़ियाँ वैशाली और संपर्क, तो हमें लगता है कि शायद नई गाड़ी इधर बहुत दिनों से इस रूट पे नहीं चलती। अभी वंदे भारत आपको बेतिया होते हुए, गोरखपुर से बेतिया होते हुए मुजफ्फरपुर चली जाएगी। जो राजधानी थी वो छपरा होते हुए जा रही है, दिल्ली से आ रही है और छपरा होते हुए जा रही है। इसके लिए सर आपने कुछ सोचा है या नहीं सोचा? क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। पहले तो आप विकास की बातें कर रहे थे, तो अभी हम
एक चीज़ को मैंने बताया। देखिए, इसके अलावा भी एक यहाँ बड़ी चर्चा होती है, हम आएंगे आपके जी 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 जी। लेकिन आप देखिए, जीरादेव विधानसभा में एक भैंसा का वहाँ अति पिछड़ों के लिए आवासीय विद्यालय भी बना है, अल्पसंख्यक समाज के लिए आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं थी, वहाँ केंद्रीय विद्यालय भी बनने जा रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा प्रेक्षागृह नहीं था, एक छोटा टाउन हॉल है, पहले वो एक हाँ। स्टेडियम था, वो खत्म हो गया। तो एक बड़ा प्रेक्षागृह लगभग 23 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति वो ये कहाँ बनेगा, ये सिवान में या ज्यादा उम्मीद है कि भैंसा खाल में बनेगा, ठीक है। तो इस ढंग से आप देखिएगा, ये सब हाल के दिनों का डेवलपमेंट है। फिर आप देखिएगा 200 करोड़ का 198 करोड़ की लागत से पचरुखी से नारायणपुर भाया प्रतापपुर होते हुए आपको गोपालापुर तक एक नई सड़क बनने जा रही है, जो कि दक्षिणी इलाके के लोग अब शहर होकर के नहीं बल्कि बार बार वो चले जाएंगे और जाम से निजात मिल जाएगा। ये है बड़ा काम। फिर मैरवा में 517 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड बनने जा रहा है, वो भी उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति सब कुछ मिल गया। तो बिजली की जो समस्या है उससे भी लोगों को निजात मिल जाएगा। ये है बड़ा बड़ा काम। इसके पहले आप देखें, मैंने 2 मॉडल है विकास के, एक 15 वर्षों वाला विकास का मॉडल और एक नीतीश जी का मॉडल। तो इस मॉडल में, पुराने मॉडल में जो था सूता फैक्ट्री ध्वस्त हो चुका था, उसके जगह पर जाकर देखिए आज इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, उसमें पढ़ाई भी। जिस इलाज के लिए आपको जब भी एक्सीडेंट की घटना होती थी पेशेंट चले जाते थे गोरखपुर, आज मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन गया और मेडिकल कॉलेज मुझे अभी बन रहा है। लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद है कि नवंबर से मेडिकल कॉलेज में कम से कम इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी आप देखिएगा, गांव गांव तक सड़कें गई, गांव गांव तक बिजली पहुंची। ये है एक विकास का मानव। लेकिन कुछ लोग पुराने किस्म के जो लोग हैं, जो आज माननीय हैं, लंबे समय तक वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में 2-2 शुगर फैक्ट्रियां थी और उन्हीं के कार्यकाल में बंद हो गई। ये विकास का मॉडल है। आज वही लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किनके तरफ इशारा आप कर रहे हैं? देखिए, लोग जानते हैं। चलिए, हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करते, हम पॉलिसी पर बात हमें लगता है कि शायद सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी की तरफ आपका इशारा है। नहीं, हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम सरकार की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये है एनडीए सरकार के विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में एक रोड मैप। एक पुरानी सरकार का रोड मैप है, जो पहले जो भी फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई, सूता फैक्ट्री बंद हो गई, और एक जब नई सरकार आई ये सब कुछ आपको दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आज श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उनको ये बताना चाहिए, अपने 15 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब सिवान की जनता के सामने रखना चाहिए कि उन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगाई थी, कितने लोगों ने रोजगार दिया था, सड़कों के हालात उस समय क्या थी और आज सड़कों के हालात क्या है। ये जो कुछ हो रहा है, चाहे सिवान सदर विधानसभा हो या जिले के 8 विधानसभा, सड़कें तो पूरे बिहार में बनी है, वो तो दिखाई दे। तो मैं और सड़कें ही नहीं, बिजली भी हर घर तक पहुंची है। आप बिहार में भले ही उसके लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हों, जो भी हो, जो भी अलग बात है, लेकिन बिजली मिल रही है। मिल तो रही है ना, कम से कम। इससे आप इनकार नहीं। अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। अभी माननीय मंगल पांडे जी अभी परसों स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, पचरुखी के जसौली गांव में 48 नए जगहों का उन्होंने शिलान्यास किया, स्वास्थ्य उपकेंद्र का, और कई जगह पहले उन्होंने उद्घाटन भी कर चुके हैं। एक ये है स्वास्थ्य के मामले में, एजुकेशन के मामले में, रोड के मामले में, बिजली के मामले में, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। सब एनडीए गवर्नमेंट कर रही है। पिछले दिनों आए थे, अमित शाह जी आए थे, गोपालगंज में आए थे, और उन्होंने ये वादा किया कि अगर हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बनती है, तो जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं
वो मुख्य बात उनका यही था कि वो सभी विधेयक चालू हो जाएंगे। 15-20 सालों से आपकी सरकार एनडीए की सरकार है, चालू आखिर हुई या जैसे अभी पचरुखी चीनी मिल है, फिर सिवान में एक और चीनी मिल, सब सारी जमीनें बिक गई। और इसके लिए तो आपके विधायक भी धरना पर बैठे हुए थे, श्याम बहादुर जी। बाद में क्या हुआ वो आप भी जानते हैं पूरा। देखिए, एक चीज मैं कुछ चीजों बहुत बेवाकी से बात करता हूँ। एक दौर था, इसीलिए रमेश कुशवाहा को लोग जानते हैं, लेकिन एक दौर था लगभग 1960 तक या 70 के दशक तक कि पूरे देश में जो चीनी उत्पादन होता था उसका 35% से लेकर के 40% तक बिहार से। बिल्कुल ठीक है, चीनी का हब हुआ। बाद के दिनों में शिफ्ट हो गया, महाराष्ट्र चला गया। महाराष्ट्र अभी शुगर वाली ज्यादा मजबूत है वहां पे। तो मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ भी जो भी शुगर फैक्ट्रियां हैं उसको निश्चित रूप से चालू होनी चाहिए, बननी चाहिए। और ये मेरे दिलों में दर्द है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, ये मिट्टी गन्ना उत्पादन के लिए बहुत बेहतर है। और उस गन्ना उत्पादन के जरिए पहले किसान जो है अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का शादी ब्याह, वही पढ़ाई का सबसे मुख्य साधन था। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार की सरकार भी यहाँ पे शुगर फैक्ट्री के बारे में गंभीरता से विचार करेगी। मैं उस दल में रहते हुए मेरी इच्छा है कि ये सब काम होना चाहिए। सर, सिवान के लोग हम लोगों से कहते हैं कि भाई आप कभी सांसद महोदय के सामने बैठे तो ये जरूर कहें कि सिवान से पटना जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। हम एक बार जाता हूँ। जी जी, देखिए मैं बड़ी आशा है लोगों को, अगर वो हो जाता। इस संदर्भ में भी मैरवा में भी कुछ ट्रेनों के ठहराव के लिए, गुरौंदा में भी ट्रेनों के ठहराव के लिए और कुछ और नई ट्रेनों के परिचालन के लिए मैं माननीय रेल मंत्री से मिल चुका हूँ। और फिर पुनः जब सेशन शुरू होगा एक बार मैं मिलूंगा। मैंने बाकायदे उनको लेटर दिया है, उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। से सर पटना के लिए अगर डीएमओ वगैरह की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी राहत होती। पटना, सिवान से पटना के लिए भी या बनारस के लिए भी जी जी मैंने मांग किया है। दोनों मुख्य मुझे कहा गया है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है, मुझे कहा गया। लेकिन देखिए, जब तक कोई काम हो नहीं पाता है तब तक कुछ कहना नहीं करता, कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कितनी आज तो दुनिया टिकी हुई है। हमें कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे तरफ से लगातार प्रयास जारी है। चलिए, आपने देखा कि अभी रमेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी और सिवान के विकास को लेकर के कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सिवान के लोगों के लिए एक नासुर बना हुआ था, सिसवन ढाला ब्रिज, जहाँ से आम आदमी से लेके हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा स्कूल जो जाने के लिए स्कूल से जब छुट्टी होता था तो घंटों बच्चों की जो गाड़ियां हैं वो फंसी रहती थी, बच्चे रोते रहते थे गर्मी के मौसम में, लेकिन उसका कोई निदान नहीं हो पाता था। लेकिन अब इन लोगों के प्रयास से एक कंपनी, उसका टेंडर भी हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। JKJNV ये कंपनी है जो सिसवन ढाला ओवरब्रिज का निर्माण करेगी। तो ये खुशखबरी। और जैसे कि सिवान वासियों की तरफ से एक सवाल था कि सिवान से पटना जाने के लिए अगर कोई गाड़ी DMU वगैरह हो जाए तो रमेश जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि जब तक काम धरातल पे नहीं उतरे हम कोई घोषणा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सिवान वासियों की इस दर्द को वो रेल मंत्रालय तक पहुंचा चुके हैं। चलिए, आने वाले अगर कुछ दिनों में ये भी समस्या दूर हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन एक छोटा सा और काम है कि जिस तरह से सिसवन ढाला, आप तो बराबर गांव जाते रहते हैं, मैरवा से आप जुड़े हुए हैं, कचहरी ढाला भी वही हालत है। कचहरी ढाला से भी कभी कभी जब ट्रेनें आ जाती हैं
तो लंबा जाम लग जाता है। तो क्या इसके लिए भी कुछ सोचा है आपने? देखिए, हम तो पहली जब मीटिंग हुई थी दिशा की, उस मीटिंग में मैंने इस सवाल को रखा था, लिखित मैंने दिया था, और जो इसके लिए उचित प्लेटफार्म है, कारण तो बिहार सरकार को भी इसमें जाना होगा और केंद्र सरकार को भी, और अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार को देनी होगी। हम दोनों जगह हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में हम माननीय पूर्व मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो उनके दरवाजे का है मामला, कम से कम इसको करवा देते, हम भी उनके साथ है। सरकार आपकी है, वहाँ भी सरकार, ऊपर भी सरकार आपकी और नीचे भी सरकार आपकी, और आप उनको कह रहे हैं। पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं, माननीय हैं, लंबा कार्यकाल रहा है, इसमें हम उनके जहाँ जहाँ कहते हैं हम उनके साथ हम चलते। तो थोड़ा चलिए, आपकी ये बात उन तक जरूर जाएगी। कहिए कि इसमें वो थोड़ा सा एक करें, और न हो तो भाई तो ये हम लोग कहें उनसे कि भाई रमेश जी इस तरह से कह रहे हैं कि कम से कम वो ये करवा दे। हाँ, तो कहिए ना, मान लीजिए कह रहे हैं तो ये काम करवा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आपने देखा कि अभी रमेश जी से कुछ गंभीर मुद्दे पे बातचीत हो रही थी, और अब हम बिहार के चुनाव पे बातचीत करेंगे। कुछ महीनों में, दो चार महीनों में चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा के, और लेकिन अभी से जो राजनीतिक माहौल है बिहार का, वो धीरे धीरे गर्मा रहा है, अब गर्मा रहा है। तो क्या किस करवट बैठेगा इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव? देखिए, एनडीए ने नारा दिया है 2025 फिर से नीतीश, ये नारा साकार होगा और फिर माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, और पिछले बार से 2020 से एनडीए की ज़्यादा सीटें होंगी। कितने सीट पे जदयू चुनाव लड़ेगा? देखिए, कितने सीटों पे जेडीयू लड़ेगी चुनाव, कितने सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, कितने सीटों पर लोजपा लड़ेगी, हम पार्टी लड़ेगी, आरएलयू लड़ेगी, ये सभी दलों के शीर्ष नेता बैठ करके नहीं रमेश जी, एक अभी विज्ञप्ति जारी हुआ चिराग पासवान की तरफ से कि वो इस चुनाव में भी स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। आप पुराने राजनीतिक हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी कोई गेम कर रही है? उनके कई नेता कह रहे हैं कि संख्या के आधार पे आप भले ही ये कह के निकल जाए कि भाई ये उनका व्यक्तिगत निजी विचार है, लेकिन इस तरह से बीजेपी एक माहौल बनाती है। बीजेपी के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो माहौल बनाती है। अब चिराग पासवान का इस वक्त जब चुनाव बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है, उनका ये कहना है कि वो स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़ेंगे, ये क्या दर्शाता है? देखिए, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि चिराग जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है। कितनी जारी हुआ है ना, चिराग जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है वो स्वतंत्र से विज्ञप्ति जारी हुआ है, एलजीपी के कार्यालय से विज्ञप्ति जारी हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 2-3 दिन पहले ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, बीजेपी के भी लीडरशिप मिली थी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी मिले थे। तो इस बार एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है एनडीए के साथ। ऊपर से जो लोग देख रहे हैं उनको ऐसा कुछ लग सकता है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, समझता हूँ बिहार की राजनीति को, एनडीए में प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड लेवल, पंचायत लेवल पर एनडीए के सभी घटक दलों की भी बेहतर कोऑर्डिनेशन है, बेहतर समन्वय है। लेकिन 2020 में जब चुनाव हुआ था और यही मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान, जो आज भी अपने को हनुमान मानते हैं, वो जहाँ जहाँ से जदयू चुनाव लड़ा 2020 के पहले, वो 84 सीट पे आपकी पार्टी थी और 42 सीट पे आके सिमट गई। तो ये जहाँ जहाँ से आपकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, चिराग पासवान वहाँ खड़े हुए थे, और फिर वही सब कुछ सेटिंग चल रहा है। तो अगर इस तरह से हो सकता है कि बदलाव हो जाए, अगर इस तरह की बात होती है तो इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? देखिए, ये अपवाद था, इतिहास ठीक उसी रूप में बार बार अपने को नहीं दोहराता। इतिहास कभी कभी दोहराता भी है, वो प्रश्न के रूप में दोहराता है ना, वो प्रश्न के रूप में दोहराता है, लेकिन ठीक उसी रूप में चीज़ें नहीं होती। इस बार बेहतर कोऑर्डिनेशन में मैंने पहले भी बताया, और आप लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में
जब भी अक्टूबर में जो चुनाव होगा उसका रिजल्ट आएगा, अप्रत्याशित होगा इस बार। जो भी सर्वे रिपोर्ट भी है, ये सब ये संकेत कर रहे हैं कि इस बार एनडीए बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है। और सीवान में भी पिछले दिन बार हम लोग मात्र एनडीए को 2 ही सीट मिला था, एक खास परिस्थिति थी, लेकिन इस बार हमें जहाँ तक लगता है कि हम लोग इस बार 8 में 8 सीट जीतेंगे। क्या मुद्दा होगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? मुख्य मुद्दा क्या होगा जिस पर आप जिसको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ऐसा है, नीतीश जी का मुद्दा बराबर डेवलपमेंट का ही रहा है, ठीक है। और अभी शीर्ष नेतृत्व इस पर तय करेगा, ये एजेंडा तो हम लोग नहीं तय करेंगे। इसमें हमारे पार्टी के और एनडीए के जो भी शीर्ष नेतृत्व होगा वो एक साझा आएगा घोषणा पत्र, एक साझा मतलब एक पत्र आएगा कि हम किस इशू पर हम जाएंगे बिहार में। लेकिन हमें जो लगता है बिहार में विकास ही मुद्दा होगा, और विकास में रोजगार का भी मुद्दा होगा, हेल्थ सेक्टर को कैसे ठीक किया जाए, एजुकेशन को कैसे और थोड़ा बेहतर बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि और कृषि को भी और कैसे डेवलप किया जाए, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए मार्केट कैसे उपलब्ध कराया जाए। वक्त बिल को लेकर के मुसलमान आपसे नाराज है, आपकी पार्टी से नाराज है, वो क्या करेगा इस बार? अब देखिए, अब कौन क्या करेंगे, उनके मन में क्या बातें मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर मुसलमान नाराज हुए तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा फिर आपको। देखिए, ऐसा है, मुझे उम्मीद है कि नीतीश जी ने 20 वर्षों में अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम किया है, प्रदेश में जो विपक्ष आज बहुत बोल रहा है ना, उसकी किसी भी सरकार ने वैसा काम नहीं किया। अभी चाहे वो तालीमी मरकज़ का मामला हो या मदरसा टीचरों के वेतन बढ़ाने का मामला हो, उनकी बहाली का मामला हो, कब्रिस्तान की घेरेबंदी का मामला हो, इतना काम किसी भी प्रदेश की सरकारों ने नहीं किया। और जब से माननीय नीतीश जी के हाथों में बिहार की सत्ता है, कभी भी कम्युनल टेंशन के सवाल पर 144 भी बिहार में 5 मिनट के लिए नहीं लगा, एक भी दंगे नहीं हुए बिहार में 20 वर्ष। और आज जा करके आप मुसलमानों से पूछिए, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोगों से पूछिए, कम से कम 20 सवाल के लिए माननीय नीतीश जी को लोग दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि यहाँ का अल्पसंख्यक समाज नीतीश जी के शासनकाल में अगर सबसे कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है, नीतीश जी के शासन में सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आज भी अल्पसंख्यकों के लिए हमारे बजट में विशेष प्रावधान है, हर जिले में उनके लिए आवासीय विद्यालय बन रहा है। सीवान में भी उसी भैंसा खाल में आप जाइएगा तो वहाँ अल्पसंख्यक समाज के लिए आवासीय विद्यालय पास हो गया, वहाँ बनने जा रहा है। मुझे ज्यादा उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समाज इस बार नीतीश जी को अपना नेता मान करके वोट करे। हमें यकीन है, भीतर उनके क्या चल रहा है नहीं चल रहा है आप बता सकते हैं, कहीं ना कहीं नीतीश जी के प्रति अल्पसंख्यकों के दिमाग में सब कॉर्नर है। शराबबंदी इस बार मुद्दा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई है, और अब तो आपके थाना से भी शराब बिकता है, कई एम्बुलेंस में शराब ढोए जा रहे हैं, तो क्या ये भी मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, नीतीश जी को जितना जानता हूँ समझता हूँ, नीतीश जी कभी भी शराबबंदी के पक्ष में रहेंगे। शराबबंदी है, रहेगी शराबबंदी, और छिटपुट कुछ घटनाएं घटती है तो देखिए प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता है, उस तरह के लोगों की गिरफ्तारियां भी होती है, वो जेल के शिकंजों में भी जाते हैं। तो हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। इस शराबबंदी से काफ़ी अमन चैन है, महिलाओं में काफ़ी खुशी की लहर है। अब इक्का दुक्का लोग है, भाई इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा समाज है, तो कुछ दाएं बाएं तो होते ही रहता है, लेकिन महिलाओं में जाकर के आप पूछिए महिलाएं कितनी खुश है। शराबबंदी के पक्ष में महिलाएं काफ़ी खुशी व्यक्त करती है, नीतीश जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करती है। सिवान में कितने सीट पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस तरह का होगा? देखिए, हम लोग अलग अलग तैयारी नहीं कर रहे हैं, एनडीए के सभी लोग मिल करके 8 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। होगा तो जदयू कितने कहाँ से लड़ेगा, बीजेपी कहाँ से लड़ेगी, ये तो कुछ अभी तय हो रहा होगा। नहीं, ये सब और सारे उसके जो नेता है वो लगे हुए होंगे। इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ही दे पाएंगे,
कि भाई कौन पार्टी एनडीए के कौन घटक दल की जिले में कितने सीटों पर लड़ेंगे, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अधिकारी कयास लगाया जा सकता है, तो हम कयास को कोई बात नहीं करते। चलिए, आपने देखा कि अभी हम रमेश सिंह कुशवाहा जी से बात हो रही थी, जो सिवान के वर्तमान सांसद विजय लक्ष्मी जी के पति हैं और सिवान के एक जाना माना चेहरा ये रमेश जी हैं। तो बड़े सफाई तरीके से जदयू के नेता भी हैं और वो बता रहे थे कि किस तरह से जदयू जो नीतीश कुमार की सरकार है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे पे जनता के बीच जाएगी। खैर, ये तो अब वक्त बताएगा कि जो चिराग पासवान ने जिस तरह से ऐलान किया है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। अगर 2020 को जिस तरह से 2020 में चिराग पासवान ने जदयू के साथ खेला किया था, अगर वो इस बार भी खेला करते हैं तो देखना होगा कि नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार भी राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ रहे होंगे कि ये सारी बातें जो मीडिया में आ रही हैं इसके पीछे का मकसद क्या है। लेकिन नीतीश कुमार वो भी हैं। कभी लालू प्रसाद कहते थे नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश जी के पेट में भी दांत है, बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से गोटियां सेट हो रही हैं, राजनीति की गोटियां जो बिछाई जा रही हैं, वो किस करवट बैठती हैं, वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो सब धीरे धीरे समझ में आएगा। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय ए.के. श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th, 12th, CUET, JEE, मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897।